बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़ीर, आपको स्पोर्ट्स ज़ोन में वेलकम कहता हूं। और मेरे साथ शो में मौजूद होंगे मेरे साथ महक खोकर, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं और आप? अबू बकर बिलाल, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है क्रिकेट से पहले अगर जोकोविच की कल हम बात कुछ थोड़ी सी की डिटेल में करना चाहेंगे। 23 ग्रैंड स्लैम जीतना इट्स अ ह्यूज टास्क और जितनी बड़ी अचीवमेंट है, कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि आप टेनिस स्टार हैं तो हमें आपके होने का फ़ायदा तो होना चाहिए। नहीं, डेफिनेटली मैंने कल भी यही कहा था कि ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जैसे आपने कहा। अब उनके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम Yes. टाइटल्स हैं। पहले ही वाज इक्वल विद राफेल नडाल जो किंग ऑफ क्ले उनको कहा जाता है। वो फ्रेंच ओपन में अपने फेवरेट टूर्नामेंट में मौजूद नहीं थे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि उनको इंजरी थी। तो काफ़ी दरवाजे खुल गए थे बाकी सारे प्लेयर्स के लिए, और उसका पूरा फ़ायदा नोवाक जोकोविच ने उठाया। ऑब्वियसली नडाल के बाद जो सबसे बड़ा थ्रेट है टेनिस की दुनिया में ऑन इन द फ्रेंच ओपन ऑन क्ले, वो जोकोविच ही हैं। तो आई थिंक और मैंने ये कल भी मेंशन किया था कि जो सेमीफाइनल का उनका मैच था ना अल्कराज के साथ, वो सारे कह रहे थे कि ये फाइनल है फाइनल से पहले। तो आई थिंक जिस तरह उन्होंने उस मैच में मैनेज किया था और वो मैच उस मैच में विक्ट्री हासिल की थी, अपनी नर्व्स कंट्रोल किए थे, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ दिखाई थी। मैं डेफिनेटली कहूँगी कि वो सारी ही स्पोर्ट्स में ना सबसे वन ऑफ द मोस्ट मेंटली टफ एथलीट्स हैं। आपको लगता है बीइंग ए टेनिस प्लेयर कि ये वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर बनने जा रहे हैं या हो गए हैं? वैसे अभी तो सारे ये डिबेट काफी अरसे से चल रही है, फेडरर, नडाल और जोकोविच के दरमियान। तो आई मीन अब क्योंकि इन्होंने 23 ग्रैंड स्लैम्स जीत ली हैं, तब सारे यही कह रहे हैं कि ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन अभी भी आप देखें नडाल वापस आएंगे अगले साल होपफुली। फेडरर ने तो अब रिटायर कर लिया, लेकिन आई थिंक जिस तरह की शेप में जोकोविच हैं, जिस तरह वो आगे चल रहे हैं, मुझे लगता है वो आगे भी और ग्रैंड और जिस तरह उन्होंने अपनी पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि 35 इज द न्यू 25 और वो मेरा ख्याल है कि अभी कुछ अर्सा अभी लगता है उनकी फिटनेस के साथ को खेलेंगे। डेफिनेटली आप उनकी डाइट को देख लें, आप उनकी फिजिकल इंड्योरेंस को देख लें, उनकी मोबिलिटी को देख लें, स्ट्रेंथ को देख लें, वो बहुत ही कंप्लीट प्लेयर हैं। और इस तरह टेनिस खेलना, वो भी 36 इयर्स की उम्र में। और जब वो अल्कराज के अगेंस्ट भी थे, जो उस वक्त फ्रेंच ओपन में वर्ल्ड नंबर 1 थे, सबको लग रहा था कि अल्कराज जीतेगा। अच्छा, मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद कोविड के दौरान इन्होंने कई ग्रैंड स्लैम मिस भी किए थे। दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि अब मैं यही कह रही हूँ, मेंटल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रही हूँ, जो ऑब्वियसली हर स्पोर्ट में और टेनिस में बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने उस चीज़ को अपने आप को इम्पैक्ट नहीं करने दिया कि वो कोविड की वजह से, क्योंकि उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं ली, तो उनको काफ़ी ग्रैंड स्लैम्स मिस करने पड़े थे। और उन्होंने वो चीज़ अपने आप को इफेक्ट नहीं करने दी। और वो अभी भी आप सोचें, वो टूर्नामेंट्स मिस करने के बाद अब वो लीडिंग ग्रैंड स्लैम प्लेयर हैं और उन्होंने एक मार्क अपना स्पेशल छोड़ा। क्रिकेट की बात करते हैं जी। दोबारा हमने देखा कि इंडिया का फाइनल हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, पहले भी लास्ट टाइम वो फाइनल हारे न्यूजीलैंड से। इस दफ़ा भी ऑस्ट्रेलियन जो साइड थी वो पॉइंट टेबल में नंबर बड़े अच्छी किस्म की परफॉर्मेंस देके सारी दुनिया में मैचेस जीत के आई थी। बड़ा वन साइडेड फाइनल रहा। और टेस्ट मैचेस की ब्यूटी ये होती है कि आप सेशन वाइज खेलते हो, आपको सेशन वाइज जीतना पड़ता है। और मेरा नहीं ख्याल कि सोए टॉस के किसी भी जगह के टॉस के अलावा भारत ने किसी जगह पे उनको मुश्किल डाली हो। एक्सक्लूसिवली तमाम सेशन वाइज उन्होंने हर जगह पे तमाम शोबों के अंदर अगर हम बात करें, उन्होंने आउट क्लास किया भारत को। कैसे देखा आपको? अच्छा, मुझे लगता है कि जो पहले दिन का दूसरा और तीसरा सेशन था, उसने मैच को बहुत हद तक इंडिया से दूर ले गया था। खासकर ट्रेविस हेड और जो स्टीव स्मिथ की जो पार्टनरशिप पहले 284 रन की जो पहली इनिंग में पार्टनरशिप हुई, वो इंडिया को बहुत दूर ले गई थी उनकी फतह से। और फिर थोड़ा सा मुझे लगा कि इंडियन प्लेयर्स भी अंडर प्रेशर दिखाई दी। हालांकि नॉर्मली होता नहीं है ऐसा, इंडिया बड़ा पॉजिटिवली मैदान में उतरता है, लेकिन पता नहीं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था कि शायद इंडिया थोड़ा घबराया मैदान में उतरा है। और ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया। आपने बिल्कुल सही कहा है कि पूरे टेस्ट के अंदर ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट करता रहा है। बॉलर्स की तारीफ की जाए, उनके पहली इनिंग के अंदर कुछ कैचेस ड्रॉप किए, अगर वो कैचेस ड्रॉप ना होते शायद इंडिया इससे भी पहले मैं समझता हूँ कि फॉलो ऑन भी हो जाता। आपको अगर हम ओवरऑल इंडिया की क्रिकेट को देखें तो खास तौर पे एक तो 2013 के बाद वो कोई भी बड़ा आईसीसी का इवेंट नहीं जीत पाए। सेकेंडली जब से धोनी रिटायर हुआ तो उसके बाद जो उनकी विक्ट्री का एक सिलसिलाकार था, फाइनल तक पहुंचना या सेमीफाइनल तक पहुंचना, वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे। तो ये क्या आपको लगता है कि माइंडसेट का मसला है या उनके पास वो लॉट नहीं आ रही जो पहले 8-10 साल थी? जैसे ऑस्ट्रेलियन के पास भी एक लॉट थी जिसमें ब्रेट ली वगैरह था। मैं कमेंट करना चाहूँगा। मुझे लगता है कि इंडिया बहुत सारा ना अपने इंडिविजुअली प्लेयर्स को लेके बहुत हाइप क्रिएट कर देता है। टीम एफर्ट, जो कंबाइंड टीम एफर्ट होती है, वो दिखाई नहीं दे रही। इसी वजह से कहीं ना कहीं वो फाइनल्स में आके लैग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो फाइनल्स में नहीं पहुंचे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है पूरे 3 साल। टेस्ट चैंपियनशिप की बात की जाए,
इसी वजह से वो फाइनल में पहुंचे थे। बट जिस किस्म की फाइनल में क्रिकेट खेली है, देखिए आप पहले भी हम बात कर रहे थे मैच शुरू होने से, फाइनल शुरू होने से पहले, कि इंडिया अभी T20 खेल के जा रहा है। पूरा 2 महीने का उन्होंने जो है वो अपने घर के अंदर T20 का पूरी लीग खेली है। तो अब ये कहीं ना कहीं मुश्किलात हो सकती हैं। और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पर टेस्ट क्रिकेट को प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे एशिया के अंदर अगर देखा जाए तो T20 क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, ग्राउंड जो है भरे दिखाई देते हैं, और वहाँ पर उल्टी गंगा बहती है। वहाँ पर टेस्ट क्रिकेट को ही बहुत ज़्यादा मेन प्रोडक्ट वही है। और बल्कि चेयरमैन PTI ने भी कुछ अर्सा पहले जो है वो यहाँ पर जो गुफ्तगू की एक कोर्ट के अंदर क्रिकेट से रिलेटेड, रिसेंटली 2-3 दिन पहले, उन्होंने भी यही कहा कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट को लेकर बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटी देते हैं टेस्ट क्रिकेट को, इसी वजह से उनकी क्रिकेट आगे। अच्छा, आप भी बड़ी कीनली देखते हो क्रिकेट को, फॉलो करते हो, आपको क्या लगता है जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, जो प्रोज की बात करते हैं, एग्रेसिवनेस की बात करते हैं, हम देख रहे हैं कि अगर पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप क्रिकेट अभी करंट देख लें या जब से क्रिकेट स्टार्ट हुई, एक माइंडसेट जो ऑस्ट्रेलियन का है वो सबसे टॉप पे रहा। और विक्ट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लें, ओवरऑल गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें, और खासतौर पे बड़े मैचेस के अंदर होता क्या है कि आप एक आधा सेशन अच्छा खेलते हो, फिर ग्रेजुअली नीचे गिर जाते हो, दूसरी टीम डोमिनेट करती है। बट ये क्या करते हैं, जब एक दफ़ा ये आपके ऊपर अटैक करते तो फिर ये आपको दोबारा ओवरकम नहीं करने देते, अटैक के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं। डेफिनेटली देखिए, आप पहले जब कुछ यानी कि 10 साल पहले भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम को देखें, जब ब्रेट ली थे और जब एडम गिलक्रिस्ट होते थे, इस तरह के प्लेयर्स होते थे, रिकी पॉन्टिंग ऑफ कोर्स, तो आप उस वक्त भी देख लें तो आपने ये बहुत अच्छा पॉइंट कहा है कि वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं। जो मर्जी फॉर्मेट हो जाए, टेस्ट हो जाए, उस वक्त तो ODIs होते थे, T20 होता नहीं था, लेकिन अभी भी आप देखें तो वो कंसिस्टेंटली बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आई वुड से कि वो आपके माइंडसेट पे बहुत डिपेंड करता है, आप कैसे, क्योंकि उनके अंदर वो पेशेंस, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर वो मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आप लगातार जाके आप स्पेशली एक टेस्ट मैच में, क्योंकि ऑब्वियसली वो उसमें ज़्यादा दिन लगते हैं, कि आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकें, जैसे उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया है। अब इंडिया को आप देख लें WTC में कि उनका जो, हमें पता है कि उनकी जो बेसिकली बैटिंग ऑर्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबको पता है इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग ऑर्डर्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई थी। लाइक आई वुड से उन्होंने उस तरह डिलीवर नहीं किया जिस तरह यूजुअली हम इंडिया को डिलीवर करते हुए देखते हैं। और इधर मैं ऑब्वियसली आपने बात की नर्व्स की, कि वो थोड़े नर्वस लग रहे थे जो इंडियन क्रिकेट टीम थी, लेकिन उसके साथ मैं ऑस्ट्रेलिया को भी क्रेडिट देना चाहूँगी। उनकी जो बॉलर्स थे, उन्होंने जिस तरह हैंडल किया, आप स्कॉट बोलैंड को ही देख लें, उन्होंने वो जो उनका ओवर था जिसमें उन्होंने विराट कोहली को आउट किया, रविंद्र जडेजा को भी आउट किया, तो वो बहुत ही एक्सपेंसिव ओवर था इंडिया के लिए ऑब्वियसली, और ऑस्ट्रेलिया को वो बहुत बेनिफिट किया। सो आई वुड से कि मैं ऑस्ट्रेलिया को डेफिनेटली उधर क्रेडिट दूंगी। एंड विराट कोहली काफ़ी क्रिटिसाइज भी हो रहे हैं। अच्छा, उसमें कोहली की अगर हम बात करें, ओवरऑल बात करें, आई पर्सनली बिलीव कि टेस्ट मैचेस आपके बॉलर जिताते हैं, क्योंकि आपने 20 विकेटें लेनी होती हैं। और अगर हम कंपैरिजन करें, जब हमने स्क्वाड के ऊपर भी प्री मैच भी जो ट्रांसमिशन की थी, तो हमने कहा था कि जो ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप और इससे का कंपैरिजन इंडियन बॉलिंग लाइनअप से करते हैं, ह्यूज डिफरेंस, ठीक है। अब इंडिया का अगर आप देखें तो शमी ने कुछ अच्छा स्पेल किया, या हमें लगता है सिराज ने शुरू में थोड़ा सा अच्छा स्पेल किया, यादव टोटल आउट ऑफ सॉक्स नजर आए। फिर इसी तरह हमें जडेजा, हमें मालूम था कि 4 लेफ्ट हैंडेड है और वो T20 या ODI की वाइट बॉल क्रिकेट के बॉलर है, टेस्ट के नहीं है, और 4 लेफ्ट हैंडेड का फिंगर स्पिनर के लिए खेलना बड़ा कन्वीनियंट होता है, तो उसने बड़ा अच्छा मैनेज किया उन्होंने। इसी तरह मैंने एक और शो में बात की थी कि आप अगर जो है जो ठाकुर है, इसका 80-82 माइल्स पर आवर की बॉल करता है, तो ये तो हमारे गली मोहल्ले में क्लब के अंदर 85 से प्लस ज़्यादा की बॉल करते हैं। तो अगर आप उसको ऑलराउंडर कंसीडर कर रहे हो तो इंडिया के पास और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है जिसको वो देख सकते थे। तो ये मेरा ख्याल है, आपको लगता नहीं कि बॉलिंग के हवाले से ये मार खा गए, बॉलिंग की वजह से ही इतना बड़ा क्लैप्स हुआ कि उनके बॉलर के अंदर इतनी सकत ही नहीं थी। देखिए, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था मेरे लिए जिस वक्त टीम अनाउंस हुई और रविचंद्र अश्विन उस टीम का हिस्सा नहीं थे, ये जानते हुए कि ऑस्ट्रेलिया के पास लेफ्ट हैंडर्स का एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग ख्वाजा भी हैं टॉप ऑर्डर के अंदर, फिर नीचे हैं ट्रेविस हेड वहाँ पर मौजूद हैं, तो उनके लिए एक ऑफ स्पिनर का होना चाहिए था। देखिए, नेथन लॉन ने अगर बॉलिंग की है और विकेट्स ली हैं, दूसरी इनिंग में 4 और पहली इनिंग में 2-3 विकेट ली, तो वो बड़ी क्रूशल विकेट्स थी, और ऑफ जो स्पिनर्स थे उनको कहीं ना कहीं हेल्प भी हो रही थी। लेकिन जडेजा को हमने सेकंड इनिंग में देखा थोड़े से इफेक्टिव दिखाई दिया अगेंस्ट ट्रेविस हेड, क्योंकि एक पैच विकेट के ऊपर हमें लेफ्ट हैंडर्स के लिए ऑफ स्टंप पे दिखाई दे रहा था, उस पैच को यूज कर रहे थे। तो अगर कहीं ना कहीं रविचंद्र अश्विन स्क्वाड का हिस्सा होते, आप शार्दुल ठाकुर को भी बिठा सकते थे। अगर आपने अब बैटिंग को मजीद स्ट्रेंथ देनी थी तो आप जडेजा और शार्दुल ठाकुर में से कम एक को खिलाते और रविचंद्र अश्विन को टीम में इंक्लूड करते। बट इंडिया की ये
बड़ा ही स्ट्रेन डिसीजन है। मैं समझता हूँ राहुल द्रविड़ जो कि डग आउट में बैठे हुए, अब इनको सोचना पड़ेगा कि टीम इंडिया को कैसे टाइटल जितवाना है। बट इसमें स्टेटमेंट भी बड़ी डिफरेंट सी हमने हारने के बाद देखी। अभी मैं विराट कोहली वगैरह पे भी ज़्यादा बात करते हैं। जिस तरह हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पोस्ट मैच देखी, उसमें बड़ा क्लियर कैप्टन ने कहा, रोहित शर्मा ने, कि हमें ये क्यों कंडीशन दी जाती है इंग्लैंड की, और अब ये हर दफ़ा इंग्लैंड में क्यों फ़ाइनल होता है, कहीं और वेन्यू होना चाहिए। फिर उन्होंने फिर डिसीजन के ऊपर भी बड़ी क्रिटिसाइज किया सब ने, प्लेयर ने भी, जो शुभमन गिल का हुआ। तो ये आपको क्या लगता है, ये फ्रस्ट्रेशन थी या ये एज ए प्रोफेशनल एज ए एथलीट ये बातें करनी चाहिए, या आपको लगता है कि ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं या जस्टिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से? आई डोंट थिंक ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, बट आई डू थिंक, देखें ऑब्वियसली प्लेयर्स जो खेल रहे होते हैं उनको ऑब्वियसली फील होता है कि उनके साथ किधर अनफेयरनेस हो रही है या उनको क्या चीज़ रोक रही है। तो ऑब्वियसली आप बोल तो सकते हैं, लेकिन आई थिंक जब आप एक दफ़ा मैच ख़त्म हो जाए तो उस पर बात करना काइंड ऑफ कम्स ऑफ एज बैड स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एज वेल इन अ वे। तो मैं कहूँगी कि अब शुभमन गिल को ही आप देख लें, वो यंग हैं, ही इज़ अ गुड बैटर, लेकिन उनको अब उनकी 15% मैच फीस यानी कि उनकी कट चुकी है, उनको पेनल्टी मिली है क्योंकि उन्होंने टीवी एम्पायर के बारे में जाके सोशल मीडिया पे उन्होंने ब्रॉडकास्ट कर दिया जी। तो आई थिंक इस तरह के डिसीजन देने से पहले ऑब्वियसली अब इनके लिए बहुत अच्छा लर्निंग लेसन होगा कि वो इस तरह की चीज़ हरकत फिर से नहीं कर सकते। बट आई वुड से, देखें ऑब्वियसली जब आप कोई भी स्पोर्ट में खेलें तो आपको थोड़ी सी देखें वो जिन चीज़ों से इंडिया को ऑब्जेक्शन थी वो दोनों टीम्स के लिए थी, दोनों टीम्स के लिए होती हैं। आप कोई भी स्पोर्ट एग्जैक्टली न्यूट्रल वेन्यू था, दोनों टीम्स के लिए होती हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें, यू कैन नॉट कम अप विद सच एक्सक्यूजेस जब आप एक दफ़ा हार चुके होते हो। आई थिंक दैट्स नॉट एज प्रोफेशनल एज यू शुड बी एज एन एथलीट। एंड आई थिंक ये जो फाइन्स वगैरह भी इन्हें पड़े हैं, आई थिंक ये ऑब्वियसली इवन रोहित शर्मा ने पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 मैचेस का फाइनल होना चाहिए ताकि ये भी बात टीम डिसाइड हो सके। लेकिन उसको पैटी कमिंस ने बड़ा जबरदस्त किस्म का डिफेंड कर दिया। उसी के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने कहा ओलंपिक्स के अंदर भी फाइनल जो जीतता है वो एक ही होता है। इवन तो फिर ये डिबेट तो आपकी सेमीफाइनल पे भी शुरू हो जाएगी कि सेमीफाइनल भी बेस्ट ऑफ 3 कराए। तो बड़ी एक उसमें एक नया रिकॉर्ड भी बना 39 इयर्स के बाद ऑस्ट्रेलिया के 3 बैटर्स ने टॉप पे पोजीशन हासिल की है। 1984 के अंदर वेस्ट इंडीज के 3 प्लेयर थे उस टाइम पे, और तीनों आए। और लविशन की बात करें, वो नंबर 1 पे हैं, ट्रेविस हेड तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे जो स्मिथ है। तो और मेरा ख्याल है उन्होंने परफॉर्म करके भी दिखाया 2 साल कंटिन्यूसली जो क्रिकेट खेली। उसके अलावा खासतौर जो फाइनल में दोनों ने सेंचुरी स्कोर की, वो मेरा ख्याल है जितनी उसको अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। कैसा देखा आपने ट्रेविस हेड की इनिंग्स को? ट्रेविस हेड खासतौर पे उसका स्ट्राइक रेट, ट्रेविस हेड ने तो आउट क्लास इनिंग खेली और उसी इनिंग ने आउट क्लास कर दिया था इंडिया को। बट स्टीवन स्मिथ ने जिस तरह इनिंग को बिल्ड किया, संभाला और एक पार्टनरशिप लगाई ट्रेविस हेड के साथ, तो वो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर इस वक्त स्टीवन स्मिथ हैं। और अब उनको रैंकिंग में दूसरा नंबर ही मिल गया है। मानस बेशक जो है, हाँ, आखिरी फाइनल के अंदर कुछ ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहे, बट ओवरऑल उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त और ज़बरदस्त किस्म में क्रिकेट खेली है। आपने देखा होगा एक मीम भी बहुत ज़्यादा हिट हो रहा है कि जिस वक्त आउट हुए हैं डेविड वार्नर, तो लैबुशेन ने 1 डाउन जाना था तो वो उस वक्त नैप ले रहे थे। तो जैसे ही आउट हुए उठ के खड़े हुए और आगे। तो ये प्रोफेशनलिज्म है, थोड़ा अपने आप को काम डाउन कर रहे थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार कर रहे थे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने ली। गो कि वो बहुत लंबी इनिंग नहीं खेल सके, बट एक ऐसी इनिंग थी कि जिसमें 42 बड़े क्रूशियल थे टीम के काम के। ऊपर से आपके 2 आउट हो गए थे, डेविड वार्नर भी आउट हो गए, उस्मान ख्वाजा भी आउट हो गए थे। तो वहां पर बड़ी जबरदस्त उन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर इनिंग खेली। बट लेटर ऑन जिस तरह मिचेल स्टार्क ने आके एंड पे 41 रन क्रिएट किए, और उसके साथ साथ जो एक और उनके बैटर थे ट्रेविस हेड के बाद, हाँ, एलेक्स कैरे ने उन्होंने बहुत ही जबरदस्त इनिंग खेली। वहां पर कहीं ना कहीं इंडिया को लग रहा था चौथे दिन जाके कि हम ऑस्ट्रेलिया को 5वें दिन जल्दी आउट करके तो इनको हम अच्छा टोटल दे सकते हैं। बट वो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया ने उनके सारे प्लान्स फ्लॉप किए। मिचेल स्टार्क और एलेक्स कैरी की जो पार्टनरशिप थी उसने वो टोटल 400 से अबव किया। एक टाइम तक लग रहा था कि और भी बड़ी आउट हो जाएंगे। खूबसूरती अगर देखा जाए क्रिकेट, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की, कि ये ऑपोजिशन को चांस भी देते हैं। अभी इंग्लैंड ने भी इसी को फॉलो करना शुरू किया। आप देखें, आपको याद होगा कराची का टेस्ट मैच, इसमें ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत टाइम था, तो उन्होंने पाकिस्तान को 470 के करीब का टारगेट दिया, और इवन वो चाहता तो बहुत लंबा और स्कोर भी कर सकता था। और हमारे पास उन्होंने मोर देन 160 ओवर्स दिए चेस करने के लिए। तो पाकिस्तान वाज क्वाइट क्लोज टू विन दैट मैच। वो बाबर आजम ने 198 किए। ये करेज भी बहुत मैटर करती है। और इधर पैट कमिंस को जितना क्रेडिट दिया जाए कम है। इस अप्रोच को कैसे देखती हैं जो पैट कमिंस ने ग्रेजुअली इंप्रूव अपने अंदर करनी शुरू की, और जो एक माइंडसेट की मैंने पहले बात की कि जो एग्रेसिव माइंडसेट है वो कहीं भी छोड़ते नहीं है? नहीं, डेफिनेटली देखिए एग्रेसिव माइंडसेट, इस तरह का अप्रोच लेना मैचेस में,
आई वुड से ये आपको बहुत बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जब आपका एग्रेसिव माइंडसेट होता है, जब आप किसी क्रिकेट मैच में खेलने जाते हो या किसी भी मैच में, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ऑब्वियसली आप रिस्क टेकर बन जाते हो, आपका होता है इट्स मोर लाइक अ डू और डाई एटीट्यूड, और उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एंड आई थिंक ये आप अगर शॉर्ट टर्म सोचोगे तो फिर ऑब्वियसली आप उसमें थोड़ा पैनिक कर सकते हो, लेकिन दिस इज़ वेरी गुड फॉर अ लॉन्ग टर्म अप्रोच। लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत आपको बेनिफिशियल आपके लिए होगा। एंड आई थिंक ऑस्ट्रेलिया ने इसको बहुत अच्छी तरह अडॉप्ट किया है अपने आप पर, कि वो लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं कि लॉन्ग टर्म उनको कैसी विन्स मिल सकती हैं, कैसे हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है वो भी जीत ली है। हाँ बिल्कुल। और पहले दुनिया में टीम बन चुकी है हु हैज़ वन ऑल आईसीसी ट्रॉफीज। ये मेरा ख्याल है उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आके थोड़ा सा हम अजिंक्य रहाणे के वाले से बात करते हैं, और क्या विराट कोहली का कैरियर जो डिक्लाइन की तरफ है वो ख़त्म हो चुका है, उस पर भी बात करते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन, और हम बात कर रहे थे WTC चैम्पियनशिप के वाले से। अच्छा, हमने बात जहाँ ऑस्ट्रेलिया की इंडिया की भी थोड़ी बात कर लेते हैं। अगर कोहली की अगर पहले बात करें हम, विराट कोहली हमने पहले देखा कि 2-2.5 साल सेंचुरी नहीं कर पाए, बट फिर हमने देखा कि ग्रेजुअली उन्होंने अपनी फॉर्म गेन करना शुरू की, और फिर सेंचुरीज भी कुछ की। अभी रिसेंटली उन्होंने IPL में भी सेंचुरीज की, बट फिर भी जो एक बड़ा उन्होंने एक मार्क छोड़ा हुआ था, जिस तरह वो चेस करते हुए अपनी टीम को विक्ट्रीज दिलवाते थे, अब वो चीज़ समहाउ वो नज़र नहीं आ रही। जो उन्होंने एक डेकेड पूरा राज किया वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, चाहे हर फॉर्मेट में, टेस्ट क्रिकेट की बात कर लें, T20 की, ODI में, बट अब वो कहीं ना कहीं हमें लैग करती नज़र आ रही है। ये आपको क्या लगता है, फॉर्म उनकी नहीं चलेगी, या पीक ख़त्म हो चुकी है, या एज की वजह से अब वो चीज़ नहीं कर पा रहे? देखिए, उनकी स्किल्स के ऊपर तो कोई डाउट नहीं किया जा सकता, और उन्होंने हर फॉर्मेट के अंदर अपने आप को प्रूव किया। लेकिन ये बात भी ठीक है किसी हद तक कि अब उस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही जो कि टीम इंडिया एक्सपेक्ट करती है, जो कि इंडियन फ़ैन एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अभी भी वो टाइम नहीं आया विराट कोहली का कि उनको टीम से बाहर कर दिया जाए या उनको रिप्लेस कर दिया जाए किसी और प्लेयर के साथ। हमने जो इंडिया का डग आउट देखा है, ख़ासकर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो कि मुझे बहुत सारे कोई यंगस्टर्स नहीं दिखाई दे रहे उसके अंदर। अगर हम पिछले 8-10 साल के अंदर देखें, ऑलमोस्ट वही प्लेयर्स खेल रहे हैं, वो चाहे रोहित शर्मा हो, वो चाहे अजिंक्य रहाणे हो, पुजारा हो, विराट कोहली खुद हो, हमें यही प्लेयर्स दिखाई देते हैं इंडिया की बैटिंग ऑर्डर के अंदर। लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सीरियस डिबेट शुरू हो गई है कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी यंग टैलेंट को सामने लाया जाए, उसके अंदर कुछ अब देखिए ऋषभ पंत का उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पंत की हम बात करें, हार्दिक पांड्या, दोनों के हवाले से मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, इन दोनों की एब्सेंस कितनी आपको लगती है? और अगर हार्दिक पांड्या का शार्दुल ठाकुर से कंपैरिजन करें तो आपको एक ह्यूज डिफरेंस नजर आता है दोनों की स्किल के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर। ये कैसे देखते हैं? टेस्ट क्रिकेट के अंदर इंडियन क्रिकेट समझती है कि शार्दुल ठाकुर इस वक्त बेहतर ऑप्शन है हार्दिक पांड्या की निस्बत। उनकी बॉलिंग का उनको कहीं ना कहीं एज है, और जो बैटिंग जो चाहिए टीम इंडिया को नीचे से कि अगर उनके जल्दी आउट होते तो कोई इनिंग बिल्ड कर सके, तो शार्दुल ठाकुर ने वो चीज़ प्रूव करके दी है। हार्दिक पांड्या नो डाउट वाइट बॉल क्रिकेट से कभी बाहर नहीं हो सकते जब तक वो खेल रहे हैं, जिस तरह की उनकी फॉर्म लगी हुई है और जिस तरह की उनके पास स्किल्स हैं। बट टेस्ट क्रिकेट के अंदर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शार्दुल ठाकुर कहीं ना कहीं थोड़ा आगे ज़रूर हैं हार्दिक पांड्या से, इसी वजह से उनको रखा जा रहा है हार्दिक पांड्या के लिए की जगह। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऋषभ पंत का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है जो टीम इंडिया को हुआ है, जो उनकी एक्सीडेंट की वजह से जो टीम से बाहर हुए हैं। गाबा की इनिंग हो ब्रिस्बेन के अंदर, सबको याद है, ऑस्ट्रेलिया की उसके अलावा बड़ी फतुहात उनके क्रेडिट पे है। वो नीचे से आके रन चला रहे थे, जो ट्रेविस हेड की इनिंग थी उसी वो इनिंग खेलते हैं हमेशा टीम इंडिया के लिए लोअर ऑर्डर में आकर, तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए लैग जरूर किया है। KS भरत विकेट के पीछे तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि ठीक है, अच्छी विकेट कीपिंग उन्होंने की है, लेकिन बैट के साथ हमें इतने वो अफेक्टिव दिखाई नहीं दिए। तो यहाँ पर इंडिया क्रिकेट को नुकसान हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितना क्रेडिट देना है वो ऑस्ट्रेलियन टीम को देना पड़ेगा। WTC फाइनल के लिए उन्होंने पहली इनिंग के अंदर जो गलतियाँ की, कहीं ना कहीं मिस फील्डिंग्स भी हुई, उनसे कैचेस भी ड्रॉप हुए। सेकंड इनिंग में उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त बाउंस बैक किया, कोई चांस नहीं लेने दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह की शॉट खेली पुजारा ने, जिस तरह विराट कोहली एक 5वें स्टंप पे ऑफ स्टंप पे गेंद को खेल के वो सेकंड स्लिप पर कैच देके, तो ये कहीं ना ये गलतियां ज़रूर की हैं टीम इंडिया ने। अगर वो चाहते थोड़ा बिल्ड कर सकते थे। रोहित शर्मा ने, मुझे समझ नहीं आई सेकंड इनिंग में उनकी पार्टनरशिप लग गई है, उसके बावजूद उन्होंने जिस किस्म की एक स्कूप खेलने की कोशिश की टेस्ट क्रिकेट के अंदर नेथन लायन को, तो वो भी अपनी विकेट वहां पर खुद थ्रो कर गए, मुझे तो ऐसा लगता है। अच्छा महक, आप जरा कैप्टनसी का बताइए। हमने देखा कि जो एक लेगेसी क्रिएट की थी धोनी ने, ग्रेटेस्ट धोनी कहना चाहिए, कि जिस तरह इंडियन क्रिकेट को उसने ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, उनका माइंड सेट चेंज किया, बड़ी एक टिमिड अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलते थे, बट
धोनी की कैप्टनसी से 2007 से लेके 17 तक तमाम उन्होंने टाइटल अपने नाम किए, विक्ट्रीज बेतहाशा थी, हमसे बहुत जीते वो। बट अब उसके बाद विराट कोहली आए, विराट कोहली भी वो सक्सेस नहीं दे पाए। अब रोहित शर्मा ने IPL में तो बहुत विक्ट्रीज दिलवाई, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल सर्किट पे वो नहीं परफॉर्म कर पाए। क्या लगता है आपको कि ये कैप्टनसी का मसला था, या अब आपको लगता है कि रोहित शर्मा का भी टाइम अब दैट इज़ गोइंग टू बी ओवर? कोई न्यू कैप्टन आपको लगता है कि जो इंडिया अब उसको हंट करेगा, या आपको लग रहा है कि ये प्रोस्पेक्ट हो सकता है एज ए कैप्टन? देखिए, कैप्टन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी टीम के लिए। आपने धोनी की बात की, तो धोनी इज़ नोन फॉर हिज कैप्टनसी। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई, यू नो, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ ग्रेट प्लेयर, उनकी कैप्टनसी बहुत उनके लिए उनको बहुत क्रेडिट दिया जाता है। अब ऑब्वियसली देखें, कैप्टनसी का रोल इतना बड़ा होता है तो वो ऑब्वियसली इफ़ेक्ट करता है जो भी आपकी मैच में परफॉर्मेंस हो। लेकिन आप लोग जो बात भी जनरली कर रहे थे, अगर विराट कोहली की भी बात करें, वो भी कैप्टन रह चुके हैं। एज अ प्लेयर जो आप लोगों ने बात की कि उनका टाइम वक्त ख़त्म हो गया या जो भी है, आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू। मुझे उसके साथ ये भी लगता है कि उनकी जो एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें, आप नए कमर्स की बात करेंगे, वो आएंगे टीम में। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़रूरी होता है कि आपके पास फ्रेश टैलेंट भी आए, आप उसको भी ऑब्वियसली यू नो उसको भी बढ़ाने की कोशिश करें, क्योंकि वही आपका आने वाली जो जिस सालों में क्रिकेट है वही खेलेंगे। लेकिन एक्सपीरियंस बहुत, मैं कहूँगी, अंडररेटेड चीज़ है स्पोर्ट्स में। जो जिस तरह के मैचेस आपको एक्सपीरियंस प्लेयर्स जितवा सकते हैं, उस तरह के प्लेयर्स आपको यंग फ्रेश टैलेंट नहीं जितवा सकता। वो शायद फिटर हों क्योंकि वो उनकी उम्र कम है, एज में वो कम है, लेकिन फिर भी वो आपको स्पेसिफिकली नहीं जितवा सकता। लेकिन अगर हम एक्सपीरियंस की बात भी करें तो विराट कोहली ने जिस तरह अपनी विकेट दी थी, सुनील गावस्कर ने भी उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी विकेट बिल्कुल फेंक दी थी। बहुत ही क्रूशल विकेट थी वो, ऑब्वियसली टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है, इंडियन टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आई थिंक जिस तरह ऑब्वियसली उन्होंने क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा फेस किया है इस फाइनल पे उनकी बैटिंग की वजह से, तो आई थिंक उधर उन्होंने ऑब्वियसली अपनी एक्सपीरियंस उस तरह दिखाई नहीं जिस तरह इंडियन फैंस और इंडियन क्रिकेट और जितने भी एक्चुअली क्रिकेट फैंस हैं जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि कोहली एक बहुत बड़ा नाम अब ऑब्वियसली बन चुका है, तो उस तरह वो डिलीवर नहीं कर पाए। लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगी एक्सपीरियंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कोहली ने फिर सोशल मीडिया पे भी आए, उन्होंने एक मैसेज भी लिखा कि साइलेंस इज़ अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ। तो वो ऑब्वियसली अपनी जो यू नो क्रिटिसिज्म था, जो लोग उनको नेगेटिवली उनके बारे में बात कर रहे थे, उनको क्वाइट डाउन करने के लिए उन्होंने ये किया। अब बकर मैं आपसे सेम ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कैप्टनसी के हवाले से। हमें तो रोहित शर्मा ने तो कह दिया प्रॉब्ली ये इससे नेक्स्ट जो सीरीज़ है उनकी वेस्ट इंडीज़ की वाली लास्ट सीरीज़ है। अब 2-3 नाम हमें आते हैं। एक तो जो अगर टीम उनके स्क्वाड देखे तो अजिंक्य रहाणे एक ऐसा प्लेयर नज़र आता है जिसने इस फाइनल में भी अच्छा परफॉर्म किया और सोल सोल्जर के तौर पे लड़ता भी रहा, और हमें लगता है कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म करता जा रहा है टेस्ट मैचेस के अंदर। पंत ने अच्छा परफॉर्म किया था, अभी वो टीम का पार्ट नहीं है। फिर हार्दिक पांड्या की हम वाइट बॉल में वैसे ही देख चुके हैं, एक दफ़ा का वो IPL का टाइटल भी जितवा चुका है। तो क्या लगता है कि अब इंडियन किस तरफ जाएगा अपनी कैप्टनसी के हवाले से? किसको वो फोर्सी करेंगे कि ये ऑप्शन हमारे पास कैप्टन की हो? देखिए, टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी ऑप्शन इंडिया के पास इस वक्त मौजूद हैं। विराट कोहली को मनाना पड़ेगा, वो भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी फौरी तौर पर तैयार हो जाएंगे। जिस तरह उनसे कप्तानी वापस ली गई बिल्कुल वर्ल्ड कप से पहले, आपको याद होगा कि सारा कुछ चेंजिंग भी हुई, सारे मामला भी तब्दील हो गए, तो वो उनको मनाना इज़ समथिंग सॉर्ट ऑफ एक डिफ़िकल्ट काम है। और उन्होंने IPL के अंदर भी अपनी टीम की कप्तानी नहीं की। उनके ऊपर बहुत सारा क्रिटिसिज्म ये हुआ कि शायद विराट कोहली कैप्टन हैं लेकिन ये एज अ कैप्टन जीत नहीं सकते, ये लोग कहते थे। लेकिन अब जब रोहित शर्मा आए हैं तो वही रिजल्ट है। तो ऑप्शंस क्या हैं उनके पास? देखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर उनके पास जो ऑप्शंस थी वो ऋषभ पंत थी। उन्होंने सोचा हुआ था कि इनको हम एज अ फ्यूचर कैप्टन या फ्यूचर कैप्टन प्रॉस्पेक्ट के तौर पर टीम इंडिया उनको देख रही थी। लेकिन इस वक्त मुझे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रही। आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया है कि अजिंक्य रहाणे इज़ वन ऑफ देम कि जिनके बारे में सोचा जा सकता है कि ये टीम इंडिया को लीड करेंगे इन रेड बॉल क्रिकेट। बट जहाँ तक वाइट बॉल का ताल्लुक है, मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा शायद वाइट बॉल से विड्रॉ कर लें। अगर वो करते हैं तो वहाँ पर हार्दिक पांड्या की एक ऑप्शन मौजूद है। थोड़े एग्रेसिव भी हैं, यंग भी हैं, और उन्होंने IPL के अंदर गुजरात जायंट्स की तरफ से ऐसी कैप्टनसी करके भी दिखाई है कि उनको कंसीडर किया जा सकता है। बट रेड बॉल के अंदर मां सवाए अजिंक्य रहाणे के मुझे तो और कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल ठीक है। और इसमें मेरा ख्याल है अभी एशिया कप राउंड द कॉर्नर है, फिर आगे वर्ल्ड कप है, तो ज़्यादा एशिया कप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स ये हैं कि आज कल के अंदर जो है वो एशिया कप का स्केड्यूल अनाउंस हो सकता है। ड्राफ्ट्स भिजवाए गए हैं क्रिकेट बोर्ड्स को। पाकिस्तान, हमारे भी ज़राए बता रहे हैं कि PCB को भी वो ड्राफ्ट पहुंच चुका है, जिसके अंदर पहले 4 मैचेस तो पाकिस्तान के अंदर हैं
और उसके बाद श्रीलंका के अंदर मेरे ख्याल है जो एक venue के पूरी तौर पर। एक एफर्ट थी पीसीबी की, नजम सेठी साहब की इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर कि हमने किसी ना किसी लेकिन तरह साथ साथ आज मीडिया रिपोर्ट्स ये भी हो रही हैं कि पाकिस्तान को जो वर्ल्ड कप के लिए स्केड्यूल भेजा गया है, पाकिस्तान ने उसको भी अपनी वजारत दफा को भेज दिया है कि और फॉरेन ऑफिस को भेज दिया कि आप इसके ऊपर अपनी जो है ना वो रिजर्वेशंस हैं तो वो शो करें, अगर आप एग्री हैं तो वो भी हमें बता दें। तो ये पाकिस्तान बड़ी तेजी से मैं समझ रहा हूँ कि वर्ल्ड कप की तरफ जाना शुरू हो गया। हाँ। हालांकि भी एशिया कप का और मामला मेरा ख्याल है सारा ये डिपेंड जो करेगा एशिया कप के डिसीजन के ऊपर करेगा। अगर ये ऑब्वियसली डिसीजन थ्रू चला जाएगा तो फिर एवरीथिंग विल बी फाइन। उसमें मेरा ख्याल है 50-50 की गेम हुई है, आधी कुछ आपकी मान ली कुछ उनकी मान ली। एग्जैक्टली। मुझे तो लग रहा है कि हमने सारी उनकी मान ली है, हमें अपनी भी नहीं 4 मैचेस करवा लिए ना हमने, अपनी तो मान ली। कि जिस तरह की सिचुएशन बन चुकी थी उसमें आई थिंक पाकिस्तान बिल्कुल ही हेल्पलेस हो गया था। तो आई थिंक जो नजम सेठी ने स्टांस लिया था वो बहुत बहुत ज़रूरी था ऑफ कोर्स। और मैं यही कहने लगी थी ऑब्वियसली फैंस बहुत डिसअपॉइंट होंगे क्योंकि पूरा टूर्नामेंट ही पाकिस्तान में होना था। तो वो देखिए पीसीबी यही चाह रहा था कि कुछ 4 मैचेस इधर हो जाए और मिल गया हाँ, और रिमेनिंग मैचेस हम यूएई में खेलें, हमें गेट मनी मिलेगी। अब यूएई में बहुत गर्मी होनी थी तो ऑब्वियसली वो प्लेयर्स की रिजर्वेशन अपनी जगह पे श्रीलंका में भी मेरे ख्याल है गर्मी कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो वेदर उसमें उससे बेहतर होता। तो हमें पता है कि यूएई की कंडीशन खास तौर पे दुबई की कंडीशन, क्योंकि इंडिया दुबई के अलावा कहीं खेलता नहीं है और दुबई का स्टेडियम वी ऑल नो एक फोर्ट की तरह है, उसमें ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा ज़्यादा इन्हांस हो जाता। तो वो अच्छा, फिर जो ऑब्जेक्शन इंडिया ने जब लगाया तो हमें मालूम था कि इंडिया 2 साल अपना आईपीएल भी उधर खेलता रहा और इसी सीज़न में खेलता रहा, तो समहाउ तो ये उनकी बात ठीक नहीं थी। बट अगेन आपने कुछ अपनी मनवाई कुछ उनकी मानी, तो समहाउ ये आपने एक चीज़ अच्छी चीज़ ये हुई कि काफ़ी चीज़ें सेटल डाउन होगी। और मेरा आपको क्या लगता है कि अगर ये कंक्लूजन ना होती तो इसके अलावा और क्या पाकिस्तान कर सकता था? देखिए हमारे पास जो एक ट्रिगर पॉइंट था, जो एक की पॉइंट हमारे हाथ में था, वो बड़ा वाइटल था। सेठी साहब ने उसी को यूटिलाइज़ किया। दैट वाज कि हम अगर आप एशिया कप में हमें हमारे बगैर खेलेंगे, पुल आउट कर लेता है पाकिस्तान, या वो जिस तरह उन्होंने एक ये भी न्यूज़ फ्लोट की थी इंडिया ने कि हम 5 मुल्की टूर्नामेंट करवा लेते हैं, इस तरह के आइडियाज़ फेंक के वो देखता है कि पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या है। पाकिस्तान ने उसके अगेंस्ट जो अपना रिस्पॉन्स दिया वो ये कहा कि हम आपके पहले वर्ल्ड कप में, उन्होंने कहा हम नहीं आएंगे। एग्जैक्टली 2 दिन के बाद सेठी साहब ने 15 मई को 13 को ये स्टेटमेंट दी, 15 को ये दे दी कि हम अपने मैचेस किसी कंट्री में न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपने जाना मैंडेटरी था, आप उसको लिंक अप नहीं कर सकते एसीसी के साथ। तो जब आपने किसी और कंट्री में खेलना था, जब ये बात की तो इंडियन ब्रॉडकास्टर ने बीसीसीआई को कहा कि हम कवरेज नहीं कर रहे, क्योंकि मेन कवरेज तो आपको पाकिस्तान की मिलने मैचेस की मिलनी थी, और चाहे इंडिया पाकिस्तान से खेलेगा। तो जब ब्रॉडकास्टर का भी प्रेशर बीसीसीआई पे आया तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट को समहाउ वापस किया और फिर उन्होंने नेगोशिएट करना शुरू किया। लोग काफ़ी कहते हैं कि जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन आए थे वो शायद इसीलिए आए थे आईसीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो इसको सॉर्ट आउट भी करने आए थे। ये डेवलपमेंट थी कि उन्होंने आके पाकिस्तान ने मेक श्योर करवाया उनसे कि अगर हम उनके जाके कंट्री में खेलते हैं तो ये पे 2025 में पाकिस्तान आएंगे। यस, और मेरा ख्याल है लार्जर पर्सपेक्टिव में अगर ये एशिया कप, और आप ये देखें काफ़ी सालों से 7-8 साल से किसी कंट्री के अंदर एशिया कप नहीं हुआ, न्यूट्रल वेन्यूज पे ही हो रहा है। तो ये समहाउ पार्शियली सही हमारी जीत है कि कुछ मैचेस हो रहे हैं और हम बाकी मैचेस उधर खेल रहे हैं। इसके अगेंस्ट अगर आपकी 2025 में इंडिया आ जाती है और अभी आप जाके वर्ल्ड कप खेलाते हो तो मेरा ख्याल है ये बेहतर ऑप्शन कोई नहीं हो सकती और सबके लिए विन विन सिचुएशन है ये। इसमें थोड़ी सी और अपडेट की बात कर लें आज की, तो लेटेस्ट अपडेट ये है कि पीसीबी ने रेस्ट का कह दिया है शहनशाह अफरीदी को। हम अक्सर इस पे बात करते रहे कि वो इंजरी के बाद अभी फुली फिट नहीं है, कंटिन्यूसली उस नॉच की बॉल नहीं कर रहे 140 प्लस की। हमने पीएसएल में भी देखा, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी देखा। कैसे देखते डिसीजन को उनको रेस्ट करवाने के लिहाज से कि टेस्ट रेस्ट दिया जाए? देखिए उनको नेशनल ड्यूटी पे तो रेस्ट दिया जा रहा है, बट वो दुनिया की सारी लीग्स खेल रहे हैं। इस सिचुएशन के अंदर भी हमें वो काउंटी खेलते हुए दिखाई दिए, हमें वाइटैलिटी ब्लास्ट में भी वो दिखाई देंगे, 100 के अंदर भी वो हमें दिखाई देंगे, लेकिन हमें नेशनल टीम की तरफ नहीं दिखाई देंगे। तो ये मुझे लगता है कि डबल स्टैंडर्ड्स हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को प्लेयर्स को मैनेज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लीग्स में खिला के प्लेयरों को फिर अपनी होम सीरीज के अंदर रेस्ट दें। ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा गलत अप्रोच है। अगर आपने रेस्ट दिलवाना था, पीएसएल खेले हुई थी उन्होंने, उसके बाद उनको वो रेस्ट करवाते या उनका जो भी रिहैब है उसको वो एनसीए तक महदूद रखते। काउंटी क्रिकेट खिला रहे हैं, बट फिर वो टी20 ब्लास्ट भी खेलेंगे, फिर वो दी 100 लीग भी खेलेंगे, उसके बाद जब सीरीज आएगी पाकिस्तान की तो वो नहीं खेलेंगे। तो ये मंतक मुझे समझ नहीं है। आज की एक और न्यूज़ भी है कि मोहम्मद रिजवान का भी आ गया, उन्होंने कैनेडियन लीग होने जा रही जुलाई में, वो उसका पार्ट बनने जा रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली ये है कि जैसे सरफराज लास्ट टाइम टेस्ट स्क्वाड का पार्ट थे, तो पीसीबी चाहेगा कि स्क्वाड के साथ सरफराज ही जाएं और रिजवान हमें टेस्ट मैचेस में नजर नहीं आएंगे, ताकि उन्होंने इसीलिए शायद कॉन्ट्रैक्ट भी
कर लिया। तो ये 2 एब्सेंस कैसे देखते हैं टीम में? देखिए इतने इम्पोर्टेंट प्लेयर्स स्पेशली रिजवान जैसे एब्सेंट हो, आपकी जिस तरह इन्होंने कहा कि नेशनल ड्यूटी से आप उनको कह रहे हैं कि आप चले जाएं लेकिन आप बाहर जाके खेल लें, तो आई थिंक प्रायोरिटी सबसे पहले होनी चाहिए आपकी जो नेशनल ड्यूटी होती है, जो आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है इंटरनेशनल स्टेज पे, आप श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट खेलने जा रहे हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। इस तरह के मैचेस बहुत मैटर करते हैं क्योंकि आप नेशनल टीम का हिस्सा हो, तो वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। और अगर फॉर एग्जांपल आई थिंक रिजवान को खुद भी ये चीज़ पता होनी चाहिए थी कि उनका खुद आई थिंक इतनी सेंस तो होनी चाहिए कि जो नेशनल टीम के साथ उनको जो मैचेस इंटरनेशनली खेलने हैं वो उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी और होनी शायद चाहिए। हो सकता है कि पीसीबी ने उनको पहले बता दिया हो कि आप यू वांट बी द पार्ट ऑफ द टीम, और उन्होंने पहले उनको फ्री करके अगर ये सिचुएशन सरफराज के साथ हम कंटिन्यू करेंगे, आप 2 मैचेस हैं, आप अगर ये सिचुएशन पैदा हुई है तो मैं कहूँगी 100% वो जाएं, वो कनाडा में लीग खेलें, ये चीज़ कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन अगर उन्होंने सिर्फ उनको ये डिसीजन दिया था तो फिर मैं कहूँगी गलत है। लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल मेरा ख्याल है अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं मिल रही है किसी भी रीजन से, आपको लीग में जाना चाहिए अपनी फिटनेस के लेकिन ये हवाले से। शाहीन शाह अफरीदी वाली बात जो आप कह रहे हैं कि पीसीबी ने उनसे कहा है कि वो रेस्ट करें, अपनी इंजरी को सही तरह हील करे, जो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे वर्ल्ड कप के बाद पिछले साल जिस तरह उन्हें करना चाहिए था अपनी इंजरी की वजह से। बट आई वुड से कि फिर उनको बिल्कुल ही रेस्ट देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकें, उन्हें रिहैब करना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द रिकवर कर सकें, और जब उनके नेशनल स्क्वाड में उन्हें मैचेस खेलने पड़े तो वो उसके लिए कम्प्लीटली फिट हो। उनको काउंटी क्रिकेट और ये बाकी लीग वाली क्रिकेट से नहीं खेलनी चाहिए। ये थोड़ी बात फुटबॉल की भी कर देते हैं, इस पे भी आपका ज़रूर हम पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहेंगे। यूएफए चैंपियन लीग हुई, उसका फाइनल हमने देखा, मैनचेस्टर सिटी और इंटर मिलान के 1-0 से जीते। कैसे देखा? फर्स्ट टाइम प्रॉब्ली ये अपने नाम किया टाइटल। डेफिनेटली मैनचेस्टर सिटी के लिए तो हमने देखा कि बहुत ही मैं कहूँगी अमेजिंग विक्ट्री और मोमेंट था। पहली दफ़ा वो यूएफए चैंपियंस लीग का उन्हें टाइटल जीता है और इस टाइटल के साथ उन्होंने ट्रेबल भी हासिल की है। ट्रेबल होता है जब आप 3 चैंपियन स्पेसिफिक जो ट्रॉफीज होती हैं वो आप एक ही सीजन में जीतते हैं, और वो मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। वो इंग्लैंड से सिर्फ अभी दूसरी टीम है जो ये अचीवमेंट हासिल कर सके। इनके अलावा इंग्लैंड से मैनचेस्टर यूनाइटेड ने सिर्फ पहले हासिल किया था, अब मैनचेस्टर सिटी ने भी हासिल कर लिया है। और ओवरऑल ट्रेबल सिर्फ अब ये मैनचेस्टर सिटी 8वीं टीम बन चुकी है जिन्होंने ये अचीवमेंट अनलॉक की है, तो उनके लिए तो बहुत ही अमेजिंग सीजन रह चुका है। इससे पहले हमने देखा वो FA कप जीते थे, फिर उससे पहले हमने देखा कि प्रीमियर लीग, इंग्लिश प्रीमियर लीग में भी वो विक्टोरियस थे। तो अब आई थिंक, और ये जिस तरह उन्होंने मैच जीता भी था क्योंकि काफ़ी नर्वस स्टार्ट उनकी तरफ से थी, इंटर मिलान और दूसरा और साथ में मैनचेस्टर सिटी दोनों की तरफ से बहुत ही नर्वस हमने मैच देखा। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा लाइन पे था, लेकिन जो 68 मिनट में सेकंड हाफ में हमने देखा रॉड्री ने जिस तरह स्कोर किया मैन सिटी के लिए, वो बिल्कुल ही गेम चेंजर था। इंटर मिलान के पास चांस था कि वो उसको इक्वल करें, ओवर टाइम में जाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ये ना कर सके। और इसी तरह जो मैनचेस्टर सिटी उन्होंने अपनी पहला यूएफए चैंपियंस लीग का टाइटल हासिल किया है, और फिर उसके बाद उन्होंने सेलिब्रेशंस भी की। मैनचेस्टर सिटी जब वापस गए तो परेड भी हुई, बारिश भी हुई, लेकिन फैंस और जितने भी प्लेयर्स थे वो ये चीज़ उनको रोक ना सकी, तो उनके लिए बहुत ही मेरा ख्याल है फुटबॉल जितने भी व्यूअर्स थे उनके लिए बड़ा फैंटास्टिक मैच था देखने के लिहाज से। अभी कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिस पे हम बात करना चाह रहे थे, कोशिश करेंगे कल उन पे कवर करें। और जैसे वर्ल्ड कप के हवाले से एक प्रपोज स्केड्यूल आ चुका है, एशिया कप का भी कुछ डेट्स की बात की गई है इस हवाले से, फिर प्लस पीसीबी ने एक प्रपोजल बना रहा है 4 मुल्क की टूर्नामेंट के हवाले से। तो हम कोशिश करेंगे कल इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर अपने व्यूअर्स के अपडेट दें, इन पे बात करें। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम पे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।